हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं और साथ में इसके जो गुणा करने के नियम हैं वो क्या क्या हैं। इन्हीं बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैट्रिक्स पर आधारित चौथा वीडियो है, तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस यानी आव्यूह, और ये इस चैप्टर के लिए चौथा वीडियो है, जो कि अभी थ्योरी से रिलेटेड अभी वीडियो चल रहा है। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों को लगाना भी सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रश्नावली का सवाल लगाओ। उससे पहले आपको एक एक बात की जानकारी हो जानी चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक क्या है, आप शुरू में ही समझ गए। टॉपिक है कि हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एंड इट्स प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद, जमीन, दौलत ये सभी नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है उनके नियम, गुण, धर्म, कानून, कायदे, ये सभी। तो आज की हमारी टॉपिक ये है कि अवयव का गुणा करना है। गुणा के क्या क्या नियम हैं, कब गुणा होगा, कब नहीं होगा, इन्हीं सारे बिंदुओं पर केंद्रित है आज का वीडियो। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो अगर कहीं पे प्रोडक्ट लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। लगभग शब्द मतलब यहाँ पे दूसरे दूसरे हैं, अलग अलग शब्द है, लेकिन अर्थ एक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इसके बारे में सिखाते हैं, प्रॉपर्टी को साथों साथ लेके एक एक कदम आपको सिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का गुणा करना है, अवयव का गुणा करना है। तो अवयव का गुणा करने से पहले आपको अवयव के पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पर ध्यान देना होता है, जिसे हम अवयव का क्रम बोलते हैं। इसे I और J से दिखाया जाता है। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक साथ दो ही मैट्रिक्स का गुणा होता है, एक साथ 3 मैट्रिक्स का गुणा कभी भी नहीं करना है आपको। 2 का कर लो, फिर जो गुणनफल आए उसके साथ तीसरे का, फिर जो गुणनफल आए उसके साथ चौथे का, इस टाइप से कर सकते हो। एक साथ 3 मैट्रिक्स का गुणा नहीं करना है आपको। तो अवयव का जब आप गुणा करोगे तो सबसे पहले आपको पहला बिंदु क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि अवयव का क्रम क्या है। सबसे पहला डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अवयव का क्रम क्या है। ये सबसे मुख्य बिंदु होता है गुणा करने के लिए। अवयव का हमें सबसे पहले ऑर्डर पता करना चाहिए। दूसरा बिंदु, अब जब हम गुणा कर रहे हैं तो देखेंगे कि प्रथम अवयव, अब यहाँ प्रथम मतलब जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स होगी, राइट साइड की बात नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स लिखा जाता है वो होगा आपका पहला मैट्रिक्स, और जो राइट साइड में लिखा जाएगा वो होगा दूसरा मैट्रिक्स। जैसे मान लो एक है अवयव ए, एक है अवयव बी, तो इसमें जो पहला मैट्रिक्स है वो जो इधर लेफ्ट साइड में है वो वाला, और ये है आपका दूसरा मैट्रिक्स। इसमें क्रम बहुत ध्यान रखा जाता है। नॉर्मल गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, वो अभी आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि अवयवों का क्रम क्या है। दूसरा जो बिंदु ध्यान देना है वो ये है कि प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या, प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के
पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये देखो, ये जो सबसे मेन पॉइंट लिखा है, ये वाली लाइन, गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या से, तभी गुणा होगा, नहीं तो नामुमकिन है, गुणा होगा ही नहीं बिंदास। जैसे मान लो एक आव्यूह हमने लिखा AIJ, ये है 2 क्रॉस 3 का, तो इसके साथ वही आव्यूह होगा जिसका गुणा हो सकता है जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो। अगर 2 होगा, 4 हो, 5 हो, 1 हो तो नहीं हो सकता। मतलब अगर हम दूसरा आव्यूह लेते हैं तो दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या 3 होनी चाहिए, स्तंभ कुछ भी हो, लेकिन पंक्ति की संख्या और पहले के स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 1, कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने 3 क्रॉस 3 ले लिया, तो इसके लिए नियम ये लिखा जाता है कि अगर AIJ ये m क्रॉस n का एक आव्यूह है, इसके साथ एक दूसरा आव्यूह है BIJ n क्रॉस p, यहाँ पे देखो n लिखा है, ये होता है स्तंभ, स्तंभ की संख्या n, इसमें पंक्ति की संख्या जो पहले होता है वो पंक्ति होता है, रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो ये फर्स्ट वाले का कॉलम का संख्या और सेकंड वाले का रो की संख्या दोनों बराबर हो जाए तभी गुणा होगा। उत्तर क्या आएगा, या जो गुणनफल का जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा, आपको ये बीच वाले नंबर नहीं लिखने हैं, तो यहाँ पे आएगा m क्रॉस p, p क्रॉस m नहीं लिखना है, आएगा m क्रॉस p, ये हो जाएगा गुणनफल का ऑर्डर। तो आव्यूह का गुणा करते समय सबसे पहले आपको आव्यूह का क्रम देखना है, उसके बाद प्रथम आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के जब बराबर हो जाएगा तभी गुणा करना है आपको। और गुणा कैसे करना वो तो अभी अगला प्रोसेस है, पहले यहाँ तक आपको निपटना है, उसके बाद देखेंगे कि गुणा कैसे करेंगे। फिर हम आपको नियम भी सिखाने वाले हैं कि गुणा के क्या नियम हैं, कुछ अपवाद भी हैं इसमें, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये 2 बिंदु मुख्य हैं। उसके बाद अब हम आपको उदाहरण के जरिए सिखाते हैं कि कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए एक आव्यूह लेते हैं। मान लो एक आव्यूह है अपने पास 2 क्रॉस 2 का, कुछ भी ले सकते हो आप, 2 क्रॉस 2 का हमने ले लिया 1 2 2 1। मान लो एक आव्यूह है, इसके साथ एक आव्यूह B ले लेते हैं 1 2 1 2। मान लो ये एक आव्यूह। सबसे पहले चेक करना है गुणा करने से पहले कि क्या A का B में गुणा हो जाएगा। तो A वाला है 2 क्रॉस 2 का, B वाला भी है 2 क्रॉस 2 का, A वाला है 2 क्रॉस 2 का, B भी है 2 क्रॉस 2, यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो जब ये पहले वाले का अंतिम अंक दूसरे वाले का प्रथम अंक बराबर हो जाए, ऐसे आप समझ लो, या पहले वाले में स्तंभ की संख्या दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या के बराबर हो तभी गुणा होगा। मतलब यहाँ पे हम A का B में भी गुणा कर सकते हैं, साथ में B का A में भी कर सकते हैं। आप इधर से भी देख, क्योंकि गिनती सेम सेम लिखी हुई है। तो अब बारी आती है कि निकालना है AB। A का B में गुणा करना, तो जो आव्यूह पहले है वो पहले लिखना है 1 2 2 1, इधर दूसरा आव्यूह 1 2 1 2, ये हमने लिखा। अब है कि गुणा कैसे करेंगे, ये है मेन कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले में पंक्ति को लेना है और दूसरे आव्यूह के स्तंभ को लेना है। पहले वाले के पंक्ति को, दूसरे वाले के स्तंभ को, और ये डायरेक्शन है, पंक्ति में इस तरफ से आगे बढ़ेंगे और स्तंभ में ऊपर से नीचे। पहला अवयव उठाएंगे तो ये पहला अवयव कॉलम का लेना है दूसरे वाले के, दूसरा तो फिर दूसरा,
तीसरा तीसरा, और बीच में प्लस लगा देना। जैसे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और तीनों के बीच में प्लस हो जाएगा। अब उसको यहाँ समझते हैं। एक का गुणा एक में एक आया, ये देखो, ये पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति हो गई, इसका पहला स्तंभ हो गया। तो एक का गुणा एक में एक और दो का गुणा एक में दो, इसके बीच में लगा देना है प्लस का साइन। उसके बाद क्या करना है, फिर से इसी पंक्ति को लेना है, अगले स्तंभ में गुणा करना है। जब तक एक पंक्ति का गुणा सारे स्तंभों में ना हो जाए तब तक दूसरी पंक्ति को छेड़ना नहीं है। अब एक का गुणा करेंगे दो में, यहाँ लिख देते हैं, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, दो का गुणा दो में करेंगे चार आए। अब पहली पंक्ति दोनों स्तंभ में हो गया, आगे स्तंभ नहीं है तो यहीं पे विराम हो गया। अब शुरुआत करते हैं, दूसरी पंक्ति लेते हैं। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो दो का गुणा एक में होगा, दो आएगा, एक का गुणा एक में होगा तो एक आएगा। इस हिसाब से आपको गुणा करना। फिर इसी पंक्ति को लेना है इस स्तंभ के साथ, तो दो का गुणा दो में चार, एक का गुणा दो में दो। इसको हल करने के बाद जो आएगा यही इसका गुणनफल हो जाएगा। 1 2 3 4 2 6 3 6, ये इसका हो गया उत्तर। गुणनफल का क्रम क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2। जब बीच वाली गिनती काट दोगे तो आएगा यही 2 क्रॉस 2। तो इस हिसाब से आपको गुणा करना है। आप इसे लगाओ, फिर हम इसको मिटा के अभी इससे बड़ा अवयव लिखते हैं, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, उसका करके दिखाते हैं आपको। तो मिटा रहे हैं हम इसको। एक एक बात आपको सीखना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करनी है, टाइम भले थोड़ा लगे, और जो भी लिखो आप इसको अपने कॉपी में उतारते रहो। चलो अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 2 1 1 3, मान लो ये क्रम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पंक्ति होती है फिर स्तंभ, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं। ऐसे ही अब एक और अवयव हमें लेना पड़ेगा, अगर गुणा करना है इसके साथ तो उसमें पंक्तियां होनी चाहिए 2, तो 2 पंक्ति कोई भी ले लो, जैसे 1 2 3 3 2 1 मान लो। 2 पंक्तियां होनी चाहिए, स्तंभ चाहे जितने हो, बस पंक्तियां 2 होनी चाहिए, स्तंभ चाहे जितना होगा गुणा हो जाए। तो ये हमने ले लिया 2 क्रॉस 3, पंक्तियां 2 है और स्तंभ में से खड़े खड़े डंडे 3 हैं। जो गुणनफल आएगा उसका उत्तर क्या आएगा, वो आएगा 3 क्रॉस 3 का, यानी उसमें 3 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ भी होंगे। गुणा हो जाएगा कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे जिम्मेदारी ये दोनों अंक है, दोनों बराबर है, तो इसको हटा दो, तो जो 2 बचते हैं यही आएगा गुणनफल का क्रम। अब करते हैं इनका गुणा। कैसे करना है यहाँ सामने लिखते हैं, आप देखिए। सबसे पहले लेनी है पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 3, ऐसे करना, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ऐसे अगर आगे 3 होता ना तो तीसरे का तीसरे में होता, तो पहले का 1 में हो गया, दूसरे का 3 में हो गया, ये हो गया 6। अब स्तंभ में कोई नहीं बचा। फिर इसी पंक्ति को लेंगे अगले स्तंभ के साथ, 1 का गुणा 2 में 2 होगा और 2 का गुणा 2 में होगा 4, उसको वहां लिख दिया। फिर इस स्तंभ में कोई नहीं बचा, पहली पंक्ति अभी भी इसी, जब तक सारे स्तंभ खत्म ना हो जाए तब तक पहली पंक्ति का पीछा छोड़ना नहीं है। 1 का गुणा 3 में 3 और 2 का गुणा 1 में 2, ये हो गया पहली पंक्ति का कहानी खलास। अब उठाते हैं दूसरे का, जो काम आपने पहले में किया है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, वही यहाँ भी करना। दूसरे का मतलब यहाँ पे 2 का गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 3 में 3, बीच में प्लस लगा देना। फिर यही वाली पंक्ति उठाते हैं, स्तंभ ये लेते हैं, 2 का 2 में 4, 1 का 2 में
2, फिर 2 का गुणा 3 में 6, 1 का गुणा 1 में 1। ये हो गया, सारे स्तंभ खत्म हो गए। अब ये अगला पंक्ति लेते हैं, पंक्ति इधर होती है, स्तंभ ऐसे होते हैं। 1 का गुणा 1 में 1, 3 का 3 में 9, फिर 1 का 2 में 2, 3 का 2 में 6, 1 का 3 में 3 और 3 का 1 में 3। 1 का गुणा 3 में धन 3 का गुणा 1 में। क्या आएगा हल करके? देखो हल करके क्या आ रहा है, 6 1 7, जो भी आएगा वही उत्तर रहेगा। 7 6 5 5 6 7 10 8 6, 10 8 6, शायद यही रहेगा, इसका उत्तर बन गया। तो इस हिसाब से आपको गुणा करना। यहाँ पे देखो 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ आ भी गया, तो इसको हटाने के बाद जो बचेगा ना वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको गुणा करना है। पहली पंक्ति लेनी है, पहले स्तंभ को लेना है, वो बनेगा पहला एलिमेंट। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे तो तीसरा एलिमेंट। इस हिसाब से एलिमेंट बनते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही आपको गुणा करना है, साथ में आपको अभ्यास भी करना है। ऐसे आप कोई भी सवाल ले लो, फिर उसके बाद उसका गुणा करना सीखो, क्योंकि ये पहली बार आता है, 12वीं में 11वीं में है नहीं ये, तो ये शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है इसका गुणा, लेकिन अभ्यास के बदौलत आपको आ जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा गुणा लेंगे, 3 क्रॉस 3 का। 1 2 1 2 1 2 1 3 1, मान लो ये है। इसके साथ एक ले लेते हैं, कोई भी गिनती, हम छोटी गिनती ले रहे हैं ताकि आसानी से गुणा आप सीख सको। 1 3 1 3 1 3, गुणा हो जाएगा क्योंकि ये भी 3 क्रॉस 3 का, वो भी 3 क्रॉस 3 का, उत्तर भी 3 क्रॉस 3 का है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा 2 में 2, फिर 2 का गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 3 में 3। ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेके एक एलिमेंट बना दिया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, एक और एलिमेंट बनेगा। 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 3 में 6, ऐसे गुणा चलता है। ऐसे ये इधर से आगे बढ़ता जाता है, वो ऊपर से नीचे गिरता जाता है, उसके बाद बीच में प्लस लगता है, वह चला जाता है। तो 1 का 1 में 1, 2 का 3 में 6, 1 का 1 में 1, ये हो गया। फिर 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा। ये हो गया पहली पंक्ति, तीनों स्तंभ हो गए। ऐसे दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ बनाओ। 2 का 2 में गुणा 4, 1 का 1 में गुणा 1, और 2 का 3 में गुणा 6, ये हो गया। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेते हैं। 2 का 1 में 2 आएगा, 1 का 3 में गुणा 3 आएगा, और 2 का 1 में 2 आएगा। फिर 2 का 2 में गुणा 4, 1 का 1 में गुणा 1, और 2 का 3 में गुणा 6, ये हो गया। दूसरी पंक्ति तीनों स्तंभ हो गए। ऐसे तीसरी पंक्ति तीनों स्तंभ ले लो। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 3 का 1 में 3, और 1 का 3 में 3। आप एक बार गुणा मिला भी लेना कि गिनती कहीं कम ज़्यादा नहीं करती, वैसे सही है। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 3 का 3 में 9, और 1 का 1 में 1, ये हो गया। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लास्ट चल रहा है। 1 का 2 में गुणा 2 आएगा, और 3 का 1 में 3, और 1 का 3 में 3। उसके बाद जोड़ जाड़ के जो उत्तर आना है आ जाएगा। 3 2 5 2 7, 6 1 7 1 8, 2 2 4 3 7, 6 1 7 4 11, और 2 3 5 2 7, 4 1 5 6 11, और 3 3 6 2 8, 9 1 10 1 11, 2 3 5 3 8, ये हो गया इसका उत्तर। तो इस हिसाब से ये प्रश्न लगता है। जब भी गुणा करना हो तो सबसे पहले आपको क्रम देखना है। क्रम कैसे देखना है? पहले वाले अवयव के
स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर है तभी गुणा करना, नहीं तो गुणा मत करना। और इसमें एक बात ये भी है कि हो सकता है इधर से इधर जाते समय गुणा हो गया, ए का बी में गुणा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि बी का ए में गुणा होगा। ऐसा भी है, जैसे देखो इधर लिख देते हैं, मान लो एक अवयव है, कह दिया 2x3 का एक अवयव, एक अवयव है 3x1 का, मान लो ये 3x1 का एक अवयव है, उसमें 3 पंक्तियां एक स्तंभ है, तो गुणा तो हो जाएगा इधर से इधर, लेकिन उल्टा नहीं होगा। 3x1 और 2x3 इसका गुणा नहीं हो सकता आपस में। 3x1 के साथ 2x3 वाले अवयव का गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं है। तो जरूरी नहीं कि वन साइड से गुणा हो जाए, तो अगर हम उन्हें रीअरेंज कर ले तब भी गुणा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब हम आपको अवयव के गुणा से संबंधित उन नियमों को सिखाने वाले हैं, तब तक आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब देखते हैं कि अवयव के गुणा से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। अवयव जो होता है इस नियम का पालन करता है। अवयव का जो गुणा होता है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 अवयव हैं ए बी सी, अगर ए का बी में गुणा हो सकता है और गुणनफल का सी में गुणा हो सकता है, तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो इस हिसाब से गुणा किया गया। ये देखो, आप ए का बी में गुणा कर लो, जो उत्तर आए उसके साथ सी का गुणा कर दो, या सेम ऑर्डर रहना चाहिए। ये नहीं कि ऑर्डर चेंज कर दिया, बी सी को पहले ले लिया ए को बाद में, ऐसा नहीं। सेम ऑर्डर में अगर मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, सेम ऑर्डर में, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैट्रिक्स के ऑर्डर को या मैट्रिक्स के स्थान को नहीं बदलना है। एसोसिएटिव लॉ में जो जिस पोजीशन पे लिखा है वही लिखना है। तो अगर आप पहले दूसरे का गुणा करते हो, गुणनफल का तीसरे अवयव के साथ गुणा कर देते हो, तो उत्तर वही आएगा जो दूसरे तीसरे के गुणा करने के बाद जो आया उसका गुणा आपको पहले वाले के साथ करनी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने पहले दूसरे का गुणा किया, जो आया उसके साथ सी वाले को मिला दो, या फिर आप बी सी का गुणा कर लो, वो आपका दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा और ए आपका पहला मैट्रिक्स, इनका भी गुणनफल वही होगा। तो ये लोग साहचर्य नियम का पालन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैट्रिक्स के पोजीशन को चेंज नहीं करना, जो मैट्रिक्स जिस पोजीशन पे है वहीं रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स का गुणा होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। दूसरा, जो मैट्रिक्स है ये वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम या बंटन नियम भी कह सकते हो। वितरण नियम बोर्ड लेवल के प्रश्न या जेई लेवल के प्रश्न इन्हीं नियमों में से उठा के बना दिए जाते हैं। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो अवयव है वो इस नियम का पालन भी करता है गुणा के बनिस्बत। बात यहाँ हम गुणा की कर रहे हैं, जोड़ने घटाने की नहीं कर रहे हम। जोड़ने में भी पालन करता है इसका, वो हमने इससे पहले के वीडियो में जोड़ने के सारे नियम और सारे प्रमेय बता चुके हैं, इससे पहले के वीडियो में। यहाँ हम गुणा सिखा रहे हैं। तो वितरण नियम में ये मतलब अवयव का अगर वितरण नियम है तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो हमारे पास 3 अवयव हैं ए बी सी, ए बी सी। जब आपके पास 2 ही अवयव हो तो आपको नियम के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2 हो तो आप बिंदास गुणा करो, बस पता कर लो कि होगा या नहीं। लेकिन जब 3 हो तो थोड़ा सवाल को आसान करने के लिए हमें नियम की जानकारी होनी चाहिए बस। तो अगर 3 है
तो यहाँ पे अगर पहले और दूसरे के साथ योगफल है और उस योगफल का तीसरे के साथ गुणा किया गया है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है। यहाँ पे देखना a का गुणा c में, a का गुणा a पहले लिखा तो पहले ही रहेगा, ये नहीं कि इसको सी ए लिखना, और b का गुणा c में, मतलब इस पूरे वैल्यू की अगर यहाँ पे बात करें तो वो इसके बराबर होगा। अब अगर मान लो आपको सवाल लगाना है तो आप 2 बार गुणा करने के बजाय आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा कि सबसे पहले हम अवयवों को जोड़ के फिर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कॉमन निकलने वाली जैसी बात है तो कॉमन निकाल लेना, लेकिन जो कॉमन निकलेगा वो राइट साइड, इस हिसाब से यहाँ पे जो बाद में है वो बाद में ही रहेगा। अगर कॉमन ए होता दोनों में तो पहले लिखा जाता, जैसे यहाँ पे देखो ए बी प्लस सी, अगर इस टाइप से है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे देखो ए कॉमन है और ए लेफ्ट हैंड में लिखा है तो कोष्ठक से पहले ही रहेगा वो। यहाँ पे सी कॉमन है, वो राइट साइड में लिखा तो कोष्ठक के बाद रहेगा। ये नहीं कि इसका मतलब हो जाएगा कि लाओ सी को पहले लिख ले, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये दोनों बिंदु समझना चाहिए। a प्लस बी इंटू सी का मतलब हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, या कहीं ये लिखा है तो ला हम सी कॉमन ले उसको, ऐसा जैसे हम नॉर्मल अंकों में कॉमन ले लेते हैं ना, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, आप 3 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 प्लस 4 बचा, या 3 को इधर लगा दिया 2 प्लस 4। जैसे हम नॉर्मल में सोचते हैं वैसा बिल्कुल यहाँ सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ जो अवयव है वो एक सेट का है, मैनेजमेंट है। समुच्चयों को हम इसमें बंटन के तरीके से लिख लेते हैं, उनको पंक्ति और स्तंभ में लिखते हैं। तो नॉर्मल जैसा वास्तविक संख्याओं का गुणा भाग सोचते हैं, बिल्कुल अवयव के बारे में वैसा हमें नहीं सोचना है, ये अलग नियम पर चलते हैं। तो ये उनके नियम है, साहचर्य नियम है, इस हिसाब से ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। वितरण नियम है तो वितरण नियम इस हिसाब से पालन करते हैं। एक और नियम है, वो नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम प्रश्नावली का सवाल लगाएंगे तब भी हम आपको समझाएंगे, सवालों को लगा के क्रम विनिमय नियम। और यहाँ भी हम आपको बता ही रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। जो अवयव होता है वो अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन अगर देखा जाए तो नहीं करता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, इसमें दोनों में उत्तर एक जैसा आएगा, इसका गुणा भी हो जाएगा, उत्तर भी सेम आएगा। सेम यहाँ भी लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर सेम आएगा, इसमें वैल्यू भी सेम आएगी। लेकिन क्रम विनिमय नियम ये है कि इसमें गुणा हो जाएगा तो हो सकता है उत्तर अलग आ जाए, या फिर गुणा हो भी नहीं सकता। तो ये वाला जो थोड़ा है ये असमंजस की स्थिति है, तो सबसे पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं। मान लो a का गुणा b में आपने किया और b का गुणा a में आपने किया, क्रम चेंज कर दिया, तो पहली बात कि हो सकता है इन दोनों के बीच में गुणा किए तो गुणा ही ना हो, और हो सकता है कि अगर हमने क्रम बदल के गुणा किया और गुणा संभव है तो वैल्यू बराबर ना आए, और कभी कभी वैल्यू बराबर आ भी जाती है। तो बहुत सारा झमेला है इसमें क्रम विनिमय नियम में। तो हम एक एक बात को क्लियर कट करके लिख रहे हैं। चलो यहीं से लिख रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी में लिखिएगा। लिखने से एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आप अपनी कॉपी देखोगे तो दोबारा वापस आ जाएगा। पहला बिंदु, यदि ए बी नहीं ऐसा लिख देते हैं, यदि ए और बी, यहाँ ए और बी का मतलब अवयव है, ए भी अवयव बी भी अवयव। यदि ए और बी का गुणा ए बी संभव है तो
बी और ए का गुणा तभी संभव होगा जब ए का क्रम यम क्रॉस एन और बी का क्रम एन क्रॉस यम हो। पहला पॉइंट, अगर ए और बी का गुणा ए बी संभव है तो बी और ए का गुणा बी ए तभी संभव होगा जब ए का क्रम यम क्रॉस एन और बी का क्रम एन क्रॉस यम हो, तभी ए बी और बी ए दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, मान लो ए एक आव्यूह है ए आई जे, इसका क्रम हमने लिखा 2 क्रॉस 3 और एक आव्यूह है बी आई जे, इसका क्रम हमने लिखा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ ए बी का भी गुणा हो जाएगा क्योंकि ये 3 और ये 3 बराबर है, और बी ए का भी गुणा हो जाएगा। बी का 3 क्रॉस 2 है और ए का 2 क्रॉस 3, तो यहाँ ए का बी के साथ भी गुणा हो जाएगा और बी का ए के साथ भी गुणा हो जाएगा। क्या गुणनफल बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा इस हिसाब से, क्योंकि इसमें जो उत्तर आएगा 2 क्रॉस 2 का, इसमें उत्तर आएगा 3 क्रॉस 3 का, तो यहाँ पे गुणनफल बराबर नहीं आएगा, भिन्न भिन्न हो सकता। तो ये हो गई पहली बिंदु कि गुणा तभी संभव होगा जब ए का क्रम यम क्रॉस एन हो और बी का क्रम एन क्रॉस यम हो, या ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हो, दोनों सेम ऑर्डर के वर्ग आव्यूह। यहाँ लिख देते हैं या ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हो। अगर ए और बी दोनों समान ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तब भी हो जाएगा। जैसे ए 2 क्रॉस 2 का है, बी भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ए का गुणा बी में हो जाएगा और बी का गुणा ए में भी हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो हो गया पहला। दूसरा बिंदु, इसमें वैल्यू बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कभी कभी वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं प्रायः ए बी नॉट इक्वल बी ए, मान की दृष्टि से अगर इनकी वैल्यू की बात करो तो अक्सर ए का बी में गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो बी का ए में गुणा करने के बाद के गुणनफल से अलग होता है। यहाँ दोनों आप देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगी एग्जैक्ट, अगर साहचर्य नियम और वितरण नियम पर आप बिल्कुल सही हो। लेकिन यहाँ अगर आप क्रम विनिमय नियम पर हो, मान लो कि गुणा हो गया, कभी कभी तो गुणा ही नहीं होता अगर ऑर्डर मैच ना करे तो, और अगर गुणा हो भी गया तो गुणनफल अक्सर बराबर नहीं होता, लेकिन कभी कभी बराबर भी होता है। यहाँ लिख देते हैं कभी कभी, शुद्ध आपके क्षेत्रीय भाषा में, आपके खुद की भाषा में हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी ए बी बराबर बी ए होता है, ए बी बराबर बी ए होता है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ए का बी में गुणा करके, बी का ए में गुणा करके अगर आप देखो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कब संभव है? जब, यहाँ पे लिख देते हैं, जब ए और बी समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हों। ये हुई ना बात।
जब ए और बी समान कोटि के विकर्ण अवयव अगर हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है और दो के दोनों विकर्ण अवयव हैं, तो ए का बी में गुणा करके बी का ए में गुणा करके बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ हम आपको समझा देते हैं, विकर्ण अवयव मतलब विकर्ण पे कोई भी गिनती लिखी रहेगी, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे और जो गिनती रहेगी वो बराबर नहीं रहेगी, भिन्न में। जैसे यहाँ 1 0 0 2, हमने एक विकर्ण ये ले लिया विकर्ण अवयव, दूसरा विकर्ण अवयव हमने ले लिया 2 0 0 1। मान लो ये कोई भी गिनती हो सकती थी, बस यहाँ पे 2 2 नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहेगा। चलो देखते हैं गुणा करके क्या आएगा। 1 का 2 में गुणा होगा 2 आएगा, 0 का 0 में गुणा होगा 0, 1 का 0 में गुणा 0 और 0 का 1 में गुणा 0 हो गया। 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 और 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 0 में गुणा किया 0 और 2 का 1 में गुणा किया 2 हो गया। बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे 2, इधर हो गया 0 0, ये हो गया ए बी की वैल्यू। अब देखते हैं कि क्या बी ए की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, तो उसके लिए हम बी पहले ले लेते हैं, उसको यहाँ कर देते हैं। अभी आप उतार लेना इसको, 2 0 0 1, ये हो गया बी और ये हो गया ए, 1 0 0 2, गुणा करो 2 का 1 में 2, 0 का 0 में 0, 2 का 0 में 0 और 0 का 2 में, ये भी हो गया 0, 0 का 1 में गुणा 0, 1 का 0 में गुणा 0, 2 का 0 में गुणा 0 और 1 का 2 में गुणा 2। इसको अगर आप हल करो तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 0 0 2, तो यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू भी बराबर हो गई, गुणा भी संभव हो गया। ये है असली मुद्दा क्रम विनिमय का। ऐसी बारीकी आपको समझनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ आपने गुणा कर लिया, गुणा लगाना सीख गया तो आप महारथी हो गए। आप ऐसी बात नहीं, आपको एक एक पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। यही हम आपको अपने चैनल पर एक एक करके फ्री में सिखाने की कोशिश करते हैं। आप जो कुछ भी यहाँ पे सीखो उसे अपने कॉपी में जरूर लिखा करो। तो आपने यहाँ पे 3 बिंदुएं अभी देखी, अभी और भी आगे है कि ए और बी का गुणा ए बी तभी संभव है और बी और ए का गुणा बी, ये दोनों तभी संभव होंगे जब ए का क्रम यम क्रॉस एन हो और बी का क्रम एन क्रॉस यम हो, तभी दोनों संभव होंगे कि ए बी भी हो जाएगा और बी ए भी संभव हो जाएगा। या ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं तब भी संभव हो जाएगा। दूसरा, अक्सर ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के बराबर नहीं होती। मान लो अगर ए का बी में गुणा हो गया और बी का ए में भी गुणा संभव है, जैसा कि ऊपर हमने बताया, तो अक्सर उनकी वैल्यू बराबर नहीं होती, लेकिन कभी कभी बराबर होती है। वो कब है, जब ए और बी दोनों समान कोटि के विकर्ण अवयव हैं, तभी ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यहाँ हमने उदाहरण के थ्रू समझाया है। उसके बाद एक और नमूना आपको सिखाते हैं, मिटाएं इसको। नमूनों की कमी नहीं है गालिब तेरे जमाने में। तो इसका ये मतलब हो सकता है, या तो ए शून्य अवयव होगा, या तो ए शून्य अवयव है, या तो बी शून्य अवयव है, दोनों में से कोई एक शून्य अवयव है, या ए और बी दोनों शून्य अवयव। या तो ए जीरो मैट्रिक्स है या तो बी जीरो मैट्रिक्स है, या ए और बी दोनों जीरो मैट्रिक्स हैं, तभी उन दोनों का गुणनफल 0 आएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये दो के दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं होते हैं, फिर भी गुणनफल 0 आ जाता है। और इसी में गुणा से संबंधित एक और नियम है, वो ये है तत्समक का अस्तित्व। गुणा के
तत्समक का अस्तित्व। वो क्या है? गुणा का जो तत्समक होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मान लो एक आपने लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका किसी अवयव में गुणा किया तो इसकी वैल्यू सेम होती है a इंटू आई के बराबर, और वो आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपने लिया। किसी भी तत्समक अवयव का किसी अवयव में गुणा कराओ तो गुणा तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का गुणा करो या मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करो, गुणनफल हमेशा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आप लोगे वो आएगा। तो यहाँ पे गुणा भी संभव है और यहाँ पे वैल्यू भी बराबर आएगा, लेकिन बाकी जगहों में बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कब बराबर हो सकता है वो भी हमने लिख दिया है, कब नहीं होता है वो भी हमने आपको बता दिया। दो अवयवों का गुणनफल 0 है तो उनमें से कोई एक 0 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एक और केस होता है जब दो के दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं होते हैं फिर भी गुणनफल 0 मैट्रिक्स आता है। तो इस बात को हम आपको एक्सरसाइज के प्रश्न में समझाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है फिर भी गुणनफल 0 मैट्रिक्स आता है। तो वो वाला केस भी हम आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते समय सिखाएंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अवयव के गुणन पर और उनके नियमों पर। हमने आपको अवयव से संबंधित गुणा करने के तरीके, साथ में इनके नियम, अवयव किन किन नियमों का पालन करते हैं, किन का पालन नहीं करते हैं गुणा करते समय, सारे बातों पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको आज की बताई गई सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।